देखिए राजीव जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। देश को और देश के लोकतंत्र को चलाने वाले लोगों के दिमाग में ये बात घुस गई है और धीरे धीरे बाहर भी आने लगी है कि लोकतंत्र बेकार की चीज है, चुनाव बेकार की चीज है। संसद और संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये भारत की प्रगति में बहुत बड़े रोड़े हैं, बाधा हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन लीडर करके कर दीजिए। अगर 2024 में कामयाब हो गए होते 350-400 सीटों पाने में, तो इनके मंसूबे आज दिखाई देते। लेकिन अब इनकी पूरी तैयारी ये है कि 2029 में हम कैसे भी करके 350-400 का आंकड़ा पार करें और उसके बाद संविधान में रद्दो बदल करके राष्ट्रपति शासन प्रणाली कर दें या कुछ इस तरह से। वो लोग कहते हैं, अब आरएसएस के लोग जगह जगह से उनकी मरमरिंग शुरू हो गई, कंफुकवा तंत्र कहने लगा है कि भाई देखिए, चीन में ये लोकतंत्र नहीं है, जिनपिंग राज कर रहे हैं, जो एक आदमी का राज चल रहा है। देखिए आज अमेरिका को चुनौती दे रहा है, रूस में चुनाव नहीं होते हैं, लोकतंत्र नहीं है। देखिए रूस आज आंखें तरेर रहा है, दुनिया को दिखा रहा है। तो हमारे यहाँ यही है सबसे बड़ी बात। आप उसको व्यवहार रूप में अगर देखना चाहें तो संसद के सत्र लगातार सीमित होते जा रहे हैं। संसदीय समितियों को इरेलीवेंट बना दिया गया है एक तरह से। जो स्थायी समितियां होती थी, आपको याद होगा कि जब बजट सत्र होता था तो बीच में मध्यावकाश होता था, उस समय जो संसदीय समितियां होती थी उनकी बैठकें होती थी, उसके बाद उनके जो रेजोल्यूशंस होते हैं उसको बजट में एकोमोडेट किया जाता था, सारा कुछ होता था। वो सब धीरे धीरे गायब होते जा रहा है। आप आश्चर्य करेंगे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्था 1.25 महीने लगभग होने को आए, अभी तक नई प्रेस काउंसिल का गठन नहीं हुआ है। संस्थाओं को कैसे अप्रासंगिक बना दिया जाए, कैसे इरेलीवेंट मतलब ये कर दिया जाए, इस काम में ये लगे हुए हैं। और 29 की जो तैयारी है, मतलब ये सब तो चुनाव ठीक है, अभी बिहार हो गया, फिर अभी बंगाल में होगा, तमिलनाडु में होगा, असम में होगा, हमारे उत्तर प्रदेश में भी होगा। तो वो तो उनका है इरादा अपना करने का। एसआईआर को मैंने इस बार देखा है गांव में जाकर के राजीव जी, जिस तरह का वर्कलोड बीएलओज पे पड़ा हुआ है, किस तरह की स्थिति में वो लोग काम कर रहे हैं। हमारे कुछ लोग परिचित थे, वो उनसे बात हुई थी हमारी, हमने मुलाकात भी हुई थी। गांव में मतलब ये हालत हो गई, जैसे हमारा जो गांव है मधुबन, जो कस्बा है, सुल्तानपुर बारागांवा है, वहां पे 2003 की वोटर लिस्ट में 1200 नाम थे वहां पे। इस बार जो 2003 की लिस्ट खोज रहे हैं लोग, तो सिर्फ 46 नाम निकल करके आ रहे हैं। अब वो बाकी 1154 नाम कहाँ गए? अब उसमें आपको एसआईआर की प्रक्रिया खोजिए, पहले पिताजी का लाइए, एपिक नंबर खोजिए, फिर अपना सर्टिफिकेट लेके आइए, ये सब भरिए। और बीएलओ इतने परेशान हैं, जिस तरह से आत्महत्याएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में और जगहों पर भी आ रही हैं घटनाएं। मैं तो कहना चाहता हूं कि असल में विपक्ष और ये लोग जोड़ा इस मामले में दब्बू हो जाते हैं। जिस तरह से नहीं, एक खबर आ रही है जयशंकर जी, एक खबर यह आ रही है कि महाभियोग लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। कितना दम देखते हैं इसमें आप? बिल्कुल महाभियोग लाना ही चाहिए, एकदम लाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि जगह जगह से मुकदमे होना चाहिए इस आदमी के बारे में, इस आदमी के खिलाफ। इसने आत्महत्या करने के लिए विवश किया है लोगों को, विवश किया है, उकसाया नहीं है, विवश किया है। इसमें इंस्टिगेट नहीं है, लेकिन विवश किया है। मतलब जिस ढंग से काम कर रहे हैं लोग। कोई कह रहा था बीएलओ की साहब रात में 3 बजे किसी का फोन आ रहा है, तो कभी 2 बजे रात में फोन आ रहा है, तो सुबह में अफसर कहा जा रहा है कि भाई इतना लेकर के अभी तुरंत लेके आओ। क्या करेगा वो आदमी? कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्रशिक्षण नहीं है। फार्म लेके दे दिए, कहीं 2 फार्म देना चाहिए एक आदमी को, ताकि एक आदमी उसका रिसीव करके ले ले। तो एक फार्म दे रहे हैं, एक कहीं नहीं है, साहब आप फोटो कापी करवा लीजिए। अब फोटो कापी कहाँ कराएगा? गरीब आदमी जो गांव का है, जो पढ़ा लिखा उतना नहीं है, वो फार्म भर भी नहीं सकता है। वो क्या बाएं भरना है, क्या दाएं भरना है, ये सारी जो हम देख के आ रहे हैं, मतलब मैं तो क्या बताऊं आपसे। इस ढंग का जो काम हो रहा है, कुल मिला के कोशिश यही है कि एक बड़े मतदाता वर्ग को मतदान की प्रक्रिया से बाहर कर दो और फिर चुनाव जीतो। जिस तरह से बिहार जीते हैं, जिस तरह, अच्छा उसमें एक तरफ नाम काटना और दूसरी तरफ नाम जोड़ना। मतलब आश्चर्यजनक है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7,42,00,000 वोटर होते हैं और मतदान के समय 7,45,00,000 हो जाते हैं, 3 लाख हो जाते हैं। 3 लाख के बारे में चुनाव आयोग न सुप्रीम कोर्ट बताता है, न विपक्ष के लोगों को बताता है, न सरकारी पक्ष को बताता है, न ही कोई इसका विज्ञापन करता है। किसी को मालूम नहीं है कि कौन है, कौन 3 लाख है,
पहले वाले में से कटे लोगों में से है या ये है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, मतलब एक साथ ये सब चल रहा है राजीव जी। ये बड़ा खतरनाक संकेत है, मुझे तो ये लगता है, बार बार लगता है। तो दूसरी बात यह है कि इनकी एक ये भी कोशिश है कि विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष को बदनाम करो, भ्रष्टाचार के मामलों में उलझा करके उनके खिलाफ मुकदमे करो, उनको परेशान करो, ताकि लोग उसी पे उलझे रहें। दुर्भाग्य है कि विपक्ष इस तरह के कामों में नहीं लगता। विपक्ष के नेताओं पे जिस ढंग की बयानबाजियां हो रही हैं भाजपा के लोगों की तरफ से, आरएसएस के लोगों की तरफ से, या उनके और लोगों की तरफ से, उनके ढिंढोरची जो हैं, पेड जो उनके हैं ट्रोलर्स हैं, उनसे जो हो रहा है, एक पर भी कोई अगर मुकदमा हो जाए, कभी कोई कर दे, केस कर दे, चाहे उसको शेयर करने वाले, साझा करने वाले लोग हैं वो उस पर कर दे, तो फिर मामला दम बन जाएगा। लेकिन इधर से कोई करता नहीं, उधर से धड़ाधड़ धड़ाधड़ उनका आईटी से, लीगल से इसी काम में लगा हुआ है। तो एक तो ये है। दूसरा चीज है, देखिए सुब्रमण्यम स्वामी वाली बात, मैं प्रशांत की बात से एकदम सहमत हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी कोई विश्वसनीय नहीं रहे हैं, लगातार कभी अटल जी पे, कभी किसी पे कुछ कुछ आरोप लगाते रहे हैं। वो सोनिया गांधी पे, कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे उन्होंने लगाए हैं। अभी पिछले दिनों, अभी तो ये जो आया उनका आज का ट्वीट आया, इसके पहले भी कई ट्वीट उन्होंने किए थे और कहा कि चीन में जब जाते थे प्रधानमंत्री, तो वहां के उस समय के जो राजदूत थे वहां पे, जो इस समय विदेश मंत्री भी हैं, वो उनके सुख दुख का ध्यान रखते थे और उनके सारे वीडियोज वगैरह वहां पे हैं। इसलिए जब ऐसे तो बोलते थे कि चीन के साथ आंखें लाल करके बात करनी चाहिए, लेकिन वो आंखें झुका करके बात करते हैं, बुला करके झूला झुलाते हैं, चाय बना करके पिलाते हैं, और वो हमारी सीमाओं के अंदर घुस जाता है चीन। कभी आंखें लाल करना क्या, सामने बात भी नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वामी का ये कहना था कि वो जो उनके पास वीडियोज हैं या जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके चलते चीन इनको दबा के रखा हुआ है, अमेरिका इनको दबा के रखा हुआ, मैं नहीं मानता हूँ, एकदम नहीं मानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे होंगे तो, या अभी हैं, इस तरह के सेक्स स्कैंडल्स में नहीं होंगे वो। लेकिन आप सुब्रमण्यम स्वामी पर मुकदमा क्यों नहीं करते हैं? आप फर्जी मुकदमे में राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी आपकी पार्टी का भी नेता बने हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी से उनको निष्कासित नहीं किया गया है। तो इसका मतलब कि हम मान लें कि एकदम उनके आरोप सही है। भाई अगर उनके खिलाफ उनका खंडन भी नहीं हो रहा है, मंडन भी नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ कोई केस, मुकदमा, मानहानि का मुकदमा भी नहीं हो रहा है, तो इसका दो ही अर्थ हो सकता है ना, या तो उनके आरोपों में सच्चाई है जिसके कारण आप चुप है, लेकिन दूसरे खतरा ये भी है कि अगर आप उनको झूठा करार देंगे तो फिर सोनिया गांधी और नेशनल हेराल्ड के मामले में भी वो झूठे साबित होंगे। तो ये फंसे हुए हैं, इस मामले में फंसे हुए हैं। लेकिन नैरेटिव सेट करने में इनका कोई जवाब नहीं है। आप सोचिए, दिल्ली धमाके की बात अभी हमारे मित्र कर रहे हैं, भाई क्या वजह है कि जब कोई चुनाव होने वाला होता है तभी धमाके होते हैं? भाई अगले दिन बिहार में चुनाव होने वाला है, एक दिन पहले दिल्ली में चांदनी चौक लाल किले के पास धमाका हो रहा है, क्या वजह है भाई? जितने लोगों को गिरफ्तार किया, बताया कि सर जितने डॉक्टर्स हैं, जितने मुसलमान, अब ये गांव में जो बच्चे हमारे मिल रहे थे हमसे राजीव जी, वो कह रहे थे कि चाचा तो पाकिस्तान से खतरा नहीं है, जो यहाँ हैं लोग उनसे खतरा है, वो बम धमाके पर ये जहर फैला रहे हैं, कंफोका तंत्र के जरिए लोगों के दिमाग में जहर भर के रखते हैं। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो होगा, सबसे बड़ी मुसीबत जो है इस देश के आम आवाम को होने वाली है, क्योंकि जब लाल किले पर जब धमाका होता है तो उसमें सिर्फ हिंदू नहीं मरते हैं, मुसलमान भी मरते हैं। और जब तथाकथित आतंकवादी गिरफ्तार होते हैं तो एक डॉक्टर, हिंदू डॉक्टर भी गिरफ्तार होती है। तो अब ये सब बातों का कोई नहीं है, लेकिन इन्होंने एक नैरेटिव बना दिया है। भाई सरकार 11 साल से तुम्हारी है, तुम सरकार चला रहे हो, पुलवामा हो जाता है, पहलगाम हो जाता है, पठानकोट हो जाता है, इतने धमाके होते जा रहे हैं, आतंकवादी हमले होते जा रहे हैं, और कहते हैं नहीं हमने तो कमर तोड़ दी, अब तो उनकी कमर टूट गई, अब तो इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तो अब कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन उसका हमले रुक नहीं रहे हैं। एक बात, इतना उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। गृह मंत्री लगातार घुसपैठियों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब आप सीमाओं पर जाकर देख लीजिए, पहले भी घुसपैठ होती थी, अभी भी हो रही है, रोक पाना मुश्किल है। अरे भाई जब तुम्हारे लिए रोक पाना मुश्किल है तो मनमोहन सिंह काहे का गृह मंत्री नहीं, फिर काहे का गृह मंत्री हो? किस बात के गृह मंत्री हो? तुम्हारी बीएसएफ है, तुम्हारी इंटेलिजेंस है, चलो ठीक है, वो नदी से पार करके आ गए, जंगल झाड़ से आ गए, लेकिन किसी गांव में गए होंगे, कहीं रुके होंगे, तुम्हारी इंटेलिजेंस है ना, वहाँ बीएसएफ के लोग हैं ना,
बिहार का इसलिए चुनाव पैसे बीत लेंगे। गया जयशंकर जी, बिहार का चुनाव बीत गया, बिहार में कितने घुसपैठिए मिल गए बता दीजिए। आज तक नहीं बता पाए, झारखंड आज में तक नहीं कितने बता। मिल गए बता दीजिए। झारखंड में भी चुनाव हुए, 1 साल हो गए लगभग। दिल्ली दिल्ली में राजीव जी, दिल्ली दिल्ली में में तो चुनाव हुआ था, दिल्ली में बता दो कहीं पर भी। भाई ये नारा तो ये लोग कब से लगा रहे हैं, मतलब हमको लगता है कि अभी तो 11 साल से सरकार, 12 साल से सरकार है, उसके पहले से भी लगातार घुसपैठियों को बाहर निकाला है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना है। अटल जी की सरकार आई चली गई, कल्याण सिंह की सरकार आई चली गई, नीतीश कुमार और बीजेपी 20 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन एक भी नहीं निकल पा रहे हैं भाई। तो खाली ये नैरेटिव सेट करने में और भक्तों अंधभक्तों में, और सबसे दुर्भाग्य बात यह है गांवों में जो ओबीसी ईबीसी के लोगों के बीच में जो इन्होंने जहर फैला दिया है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी राजीव जी। जी जी, ओबीसी ईबीसी के बीच जहर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक जहर इस ढंग से है कि समाज को बिल्कुल तोड़ डाला गया है, 2 भागों में, कई भागों में बांट डाला गया है।